गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके बायोलॉजिकल डाटाबेसेस। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल डाटाबेसेस वाला टॉपिक कवर करेंगे और एक आपका फाइलोजेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके बायोलॉजिकल डाटाबेसेस। तो बेसिकली बायोलॉजिकल डाटाबेसेस जैसे टू टाइप्स के होते हैं मेनली, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, और कुछ चलो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। प्राइमरी डाटाबेस बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर रो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो रो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस जो डाटा है, दे आर दैट इज प्रोड्यूस एंड सबमिटेड बाय रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जैसे उन्होंने किसी भी न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस करा, तो एक तो है जेन बैंक। ठीक है, एक तो इसके अंदर डाटा आ जाता है। वन वी हैव ईएमबीएल, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, एंड वन वी हैव डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान। ठीक है, तो ये इन तीनों का जो भी डाटा होता है वो बेसिकली फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। और जो भी इंफॉर्मेशन आप एक में डालोगे, तो बेसिकली वो आपको इंफॉर्मेशन जो है उसको आप बेसिकली गैदर कर सकते हो। तो ये जो दीज थ्री पब्लिक डाटा बेसिस क्लोजली कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज न्यू डाटा डेली, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूट करके इन सबको मिलके हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कोलैबोरेशन। ठीक है, दैट इज INSDC। ठीक है, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के लिए जैसे एक जो प्राइमरी डाटाबेस है उसका नाम है PDB, प्रोटीन डाटा बैंक। तो इसके अंदर एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बोथ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिटरमाइंड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड NMR। ठीक है, तो एक तरह से PDB भी क्या आपका, इट इज ए प्राइमरी डाटाबेस। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी डाटाबेस में क्या करा कि रॉ इंफॉर्मेशन होती है, बट सेकेंडरी में ऑब्वियसली आपको जैसे वो स्पेसिफिक उसके बारे में जो भी आप रोल दे सकते हो, जैसे कोई प्रोटीन है तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस एनोटेशन होती है, एनोटेशन का मतलब क्या है कि उस सीक्वेंस के बारे में फर्दर जो भी, जैसे मान लो कोई डीएनए है या वो बेसिकली कौन सा प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो वो सब इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। So sequence annotation information in the primary database is often minimal. To turn the raw sequence information into more sophisticated biological knowledge, basically here, much post-processing of the sequence information is needed. This backs the need for secondary database, which contain computationally processed sequence information derived from the primary database. ठीक है, जो प्राइमरी से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में आप एनोटेशन दे रहे हो कि वो, अगर वो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है तो बेसिकली अगर हम ये बताना चाहें कि वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो क्या बनाता है। ठीक है, जैसे स्विस प्रोट है, तो ये हमें किसके बारे में बताता है, डिटेल्ड सीक्वेंस एनोटेशन दैट इंक्लूड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रोटीन फैमिली असाइनमेंट। ठीक है, जैसे हमने अलग अलग प्रोटीन्स को अलग अलग फैमिलीज के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और एक आपका है कि द सीक्वेंस डाटा डिराइव फ्रॉम TREMBL, दैट इज ए डाटाबेस ऑफ ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस स्टोर्ड इन द EMBL डाटाबेस। EMBL जो है वो हमारा क्या है, एक तरह से वो तो न्यूक्लिक एसिड वाला डाटाबेस है। तो उससे उससे हमने ट्रांसलेट करके, ऑब्वियसली है ना, डीएनए से क्या बनेगा, mRNA, mRNA से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन। तो ट्रांसलेटेड EMBL। ठीक है, सो दैट इज ए डाटाबेस ऑफ ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस स्टोर्ड इन EMBL डाटाबेस। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो स्विस प्रोट है, एक स्विस प्रोट हो गया, एक आपका जैसे हो गया ये TREMBL, और एक होता है PIR। इन तीनों को मिलके हम जैसे क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट। सो स्विस प्रोट, TREMBL एंड PIR। ठीक है, जैसे बाकी दोनों भी हमने डिस्कस करे कि दोनों के आपके सेकेंडरी डेटाबेस हैं, तो उसमें हमने इन तीनों को ही क्या किया, कंबाइन किया है। स्विस प्रोट हो गया आपका, उसके अलावा क्या हो गया आपका, TREMBL एंड PIR। ठीक है,
अब इसके अलावा क्या होता है ना, जैसे और भी हमने चलो डाटाबेस बना रखे हैं, जैसे एक होता है पी फैम एंड ब्लॉक्स। जैसे एक अभी ये हम आगे भी पढ़ेंगे, पी फैम एंड ब्लॉक्स। तो इसके बारे में लिखिए किससे रिलेटेड है, पी फैम एंड ब्लॉक्स। सो दे आर बेसिकली, ये भी मतलब किससे रिलेटेड, आपके क्लासिफिकेशन, मतलब प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, दे कंटेन अलाइंड अलाइंड प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन as well as aligned protein sequence information as well as derived motifs and patterns। ठीक है, मोटिव क्या होता है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एज वेल एज डिराइव्ड मोटिव्स एंड पैटर्न्स। जैसे हमने अलग अलग प्रोटीन सीक्वेंसेस को अलाइन करा, ठीक है, तो उनके अंदर कोई मोटिव या पैटर्न जो है वो कॉमन है तो वो हमें बताएगा। ठीक है, ऐसे एक होता है DALI, ये भी एक, ये प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डेटाबेस है। तो वो होता है ना, अलग अलग डेटाबेस हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इट इज अ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेस। तो देखो, एक तो है कि प्राइमरी के अंदर तो सिर्फ इंफॉर्मेशन, रो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बट जो सेकेंडरी है वो आपको एनोटेशन दे रहा है, कोई प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। डिफरेंट प्रोटीन्स को अगर आपने कंपेयर करना है कि उनके अंदर कोई मोटिव या कोई स्पेसिफिकली पैटर्न तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ यहाँ पर जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेसेस आपके मेंशन्ड हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ तो स्पेसिफिकली क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ACEDB, ये स्पेसिफिकली डाटाबेस किसका है, सी एलिगन्स का। ठीक है, ऐसे ही जैसे HIV का डाटाबेस है। ठीक है, ऐसे मान लो इन्होंने आपको शो कर रखा है यहाँ पर TAIR, अरेबिडोप्सिस इंफॉर्मेशन डाटाबेस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली क्या हो गया आपके, ये कुछ स्पेशलाइज्ड डाटाबेस होते हैं। बाकी जैसे अभी आपने देखा DDBJ, EMBL, ये क्या है, हमारे प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस इन जापान, दिस इज इन यूरोप। एंट्रेज क्या होता है, ये एक, ये तो बेसिकली एक तरह से आपका NCBI पोर्टल फॉर वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल डाटाबेस। ये तो मतलब एक तरह से रिट्रीवल सिस्टम है, जैसे होता है ना हम गूगल पे सर्च करते हैं, ऐसे ही इन्फो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो पोर्टल बना रखा है उसका क्या नाम है, एंट्रेज। एक एंट्रेज होता है और एक SRS, जनरल सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आप याद रखना, एंट्रेज एंड SRS। दे आर बेसिकली योर सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम्स, क्योंकि ये तो किस में हेल्प करते हैं आपको, सीक्वेंस को रिट्रीव करने में। ठीक है, ये एक्सपेसी बता रखा है, जैसे ये फ्लाई बेस बता रखा है, ये भी स्पेशलाइज्ड है। जैसे ACD भी स्पेशलाइज्ड है। फ्लाई बेस किसके लिए है, ड्रोसोफिला के लिए है। ठीक है, TAR किसके लिए बताया था मैंने आपको, अराबियोडोप्सिस के लिए। ठीक है, FSSP, जैन बैंक अभी आपने देखा प्राइमरी है। माइक्रोएरे जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, OMIM, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज, PIR, जो अभी हमने देखा था कि PIR, TREMBL और स्विस प्रोट को मिलके हमने क्या लिखा था आपका, यूनिप्रोट। यूनिप्रोट, जैसे स्विस प्रोट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पबमेड जो होता है वो बायोमेडिकल लिटरेचर इंफॉर्मेशन होती है। राइबोसोमल डाटाबेस, तो ये अलग अलग टाइप के क्या है हमारे पास, डाटाबेस होते हैं। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना है कि प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, स्पेशलाइज्ड कौन से हैं, रिट्रीवल में कौन से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपको ध्यान रखना है। और भी मैं आपको कुछ टूल्स के नाम बता देता हूँ। जैसे एक होता है प्रोटीन विजुअलाइजेशन। तो प्रोटीन विजुअलाइजेशन की हम बात करें तो जैसे आप प्रोटीन को विजुअलाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे क्या बता रखा है, एक मोल मोल, CN3D, एक आपको बता रखा है यहाँ पर रास मोल,
काइम या चाइम, ठीक है, ये प्रोटीन विजुअलाइजेशन वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर स्कोप, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑफ प्रोटीन्स। ऐसे ही आपको क्या बता रखा है, कैथ। ठीक है, कैथ में भी इसकी भी फुल फॉर्म होती है सी में एक बार देख लो तो टी ए तो होता है आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलोगस। सी शायद क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सी होता है आपका इसके अंदर क्लास होती है, क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलोगस। ठीक है, इट इज नॉट, इट इज जस्ट क्लास, क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलोगस। एंड होमोलोगस। ठीक है, तो ये होगा आपका कैथ। ठीक है, इसके अलावा ये मोटिफ और डोमेन के डाटाबेसेस हैं। ठीक है, मोटिफ बेसिकली क्या होता है आपका, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, डोमेन्स हमने कहा था कि किसी भी प्रोटीन का वो पार्ट होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे प्रोसाइट है, ई मोटिफ है, प्रिंट्स हैं, ब्लॉक्स है। जैसे ब्लॉक्स अभी हमने पहले डिस्कस किया, प्रोडोम, पी फैम, स्मार्ट, इंटरप्रो, रिवर्स साइब्लास्ट। साइब्लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंटली रिलेटेड के लिए हम करते हैं। ठीक है, सी डी ए आर टी, एम ई एम ई। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक बार आप इनके बारे में रीड कर लेना, बट ये सारे के सारे जो डेटाबेस हैं दे आर बेसिकली फॉर यू वांट टू डिटेक्ट सम कॉमन सीक्वेंस या जो भी। जैसे अभी मोटिव्स क्या होते हैं कि सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को आप देखना चाहते हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पी फैम एंड ब्लॉक्स। ठीक है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक मोटिव्स और पैटर्न्स के बारे में पता लग रहा है। ठीक है, तो ये सब डेटाबेस होते हैं विच आर रिलेटेड टू द मोटिव एंड डोमेन। मोटिव क्या होता है हमारा, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और डोमेन बेसिकली क्या होता है, ये वो पार्ट होता है किसी भी प्रोटीन का जिसका क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब क्या आपके मोटिव एंड डोमेन डाटाबेसेस। ठीक है, तो ये मेनली बस आपको डाटाबेस पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, आपकी फाइलोजेनेटिक्स की। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप क्या स्टडी करते हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, क्या स्टडी करते हो आप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपकी टर्म्स होती हैं। तो बेसिकली जो फाइलोजेनेटिक्स है, ठीक है, दैट इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूजिंग ट्री लाइक डायग्राम्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो यूजिंग ट्री लाइक डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट पेडिग्रीज ऑफ these organism. The tree branching pattern represent the evolutionary divergence are referred to as phylogeny. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेनली हम बात करते हैं कि हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक ट्री है, तो इसके अंदर हम क्या शो कर रहे हैं कि एक होती है रूट, मतलब विच इज ए कॉमन इंसेस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ये मतलब ब्रांच हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर ये बाइफरकेट हो गया, यहाँ पर ये। ठीक है, इंटरनल नोड्स होती हैं, टर्मिनल नोड होती हैं, और ब्रांचेस होती हैं। ब्रांच जनरली हम अलग अलग ट्री होते हैं, कुछ ट्रीज में तो हम ये दिखाते हैं कि जितनी ब्रांच लेंथ है उतना ज्यादा टाइम उसे बेसिकली डाइवर्ज होने में लगा है, या उतना ही टाइम उसे बनने में लगा है। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के ट्री होते हैं, जैसे एक फाइलोग्राम होता है, एक आपका क्लैडोग्राम होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर एक रूट होता है, रूट क्या बताता है आपको, कॉमन इंसेस्टर। ठीक है,
कि यहीं से सारे बने हैं, फिर ये यहाँ पर जैसे बाइफरकेट हो गया, यहाँ पर बाइफरकेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज ए फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जैसे ये दो टाइप के ट्री हम पढ़ते हैं, एक रूटेड होते हैं, एक आपके अनरूटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कुछ डेफिनेशन है, क्लेड क्या होता है। ठीक है, सो ए ग्रुप ऑफ टैक्सा descended from a single common ancestor is defined as a clade और monophyletic group। ठीक है, तो एक एक ग्रुप ऑफ टैक्सा जो एक एंसेस्टर से आया है। ठीक है, इन मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप टू टैक्सा शेयर ए यूनिक कॉमन एंसेस्टर नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर टैक्सा। ठीक है, जैसे अभी आपने जैसे ये बनाया कि जो बी और सी हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो बी और सी है, तो इनका जो एंसेस्टर है वो ये है, क्योंकि यहां से ये क्या हुआ है, डाइवर्ज हुआ है, ये इधर चला गया, इधर चला गया। तो ये जो एंसेस्टर है इसको कोई और नहीं शेयर कर रहा। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लेड और मोनोफैलेक्टिक ग्रुप। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखी है, A group of taxa descended from a single common ancestor is defined as a clade or monophyletic group. In a monophyletic group, two taxa share a unique common ancestor not shared by any other taxa. ठीक है, these are referred to as sister taxa to each other. For example, B and C. The branch path depicting a ancestor descendant relationship on a tree is called a lineage, which is often synonymous with the tree branch leading to defined monophyletic group। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो ब्रांच है कि वो एक तरफ चलेगी, वो दूसरी तरफ चलेगी। When a group of taxa share more than one closest common ancestor, ठीक है, they do not fit the definition of clade। ठीक है, जैसे अगर हम कंपेयर करें बी सी और डी को, ठीक है, अब हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर बी सी और डी को। ठीक है, अब इनका क्या ना, इनका जो एंसेस्टर है वो तो बेसिकली क्या आपका कॉमन नहीं है। ठीक है ना, जैसे बी सी का यहाँ पर अलग है, डी का अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका पैराफेलेटिक। ठीक है, व्हेन ए ग्रुप ऑफ टैक्सा शेयर मोर देन वन क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर, जैसे अब आपने बी सी डी एक ग्रुप बना लिया या तीन टैक्सा देख लिए, अब इनमें क्या है, दे शेयर मोर देन one closest common ancestor, so they do not fit the definition of a clade। in this case they are referred to as a paraphyletic। उसे हम क्या बोलते हैं, पैराफाइलेटिक। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, क्लेड मतलब मोनोफाइलेटिक क्या होता है और आपका पैराफाइलेटिक क्या होता है। ठीक है, फिर एक जैसे हम क्या शो करते हैं यहाँ पर ट्री के अंदर, मतलब एक होता है डाइकोटोमी। ठीक है, जैसे मतलब बाइफरकेटिंग, सिर्फ जैसे दो ही हो रहा है, जैसे यहाँ से दो और यहाँ से भी टू। बट पॉलीटोमी में क्या हो रहा है, जैसे आप मल्टीपल, जैसे एक ही है उससे आप थ्री दिखा रहे हो। सो multification normally a result of insufficient evidence to fully resolve the tree or a result of evolutionary process known as radiation। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, कई बार आप जो भी आपके पास मतलब फुल एविडेंस नहीं है ट्री को रिजॉल्व करने के लिए, और या एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है रेडिएशन, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, पॉलीटोमी। उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, पॉलीटोमी। ठीक है, अब बेसिकली हम किसके बारे में, इसके बाद हम क्या देखेंगे, रूटेड और अनरूटेड ट्री क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रूटेड ट्री क्या होता है आपका। तो लिखिए इसके बारे में, व्हाट इज रूटेड ट्री। रूटेड ट्री, टू डिफाइन द टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ए टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ एन और डायरेक्शन ऑफ एन इवोल्यूशन पाथ कॉमा ए ट्री मस्ट बी रूटेड, ए ट्री must be rooted। A tree must be rooted। In a rooted tree,
comma, all the sequences, all the sequences under study, under study must have a, must have a, under study must have a common ancestor, common ancestor or node, common ancestor or node from which, from which a unique evolutionary pathway or evolutionary path, in which a unique evolution path leads to all other nodes, leads to all other nodes। ठीक है, तो ये तो होता है आपका रूटेड ट्री। ऐसे अगर हम बात करें जो अनरूटेड ट्री है, अनरूटेड जो ट्री होता है, सो दे डज नॉट एज्यूम नॉलेज ऑफ कॉमन एंसेस्टर, इट डज नॉट एज्यूम knowledge of, does not assume knowledge of common ancestor, of common ancestor। तो इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन द टैक्सा टू शो देयर, position the taxa to show their relative positions, to show their relative positions, to show their relative positions, and there is no direction of an evolutionary pathway, no direction of evolutionary pathway, evolutionary pathway in an unrooted tree, no direction of evolutionary pathway in an unrooted tree, in an unrooted tree। ठीक है, तो रूटेड के अंदर तो बेसिकली आप कॉमन एंसेस्टर वाली इंफॉर्मेशन को लेके चलते हो, बट इसके अंदर कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, आप सिर्फ रिलेटिव पोजीशंस दिखाते हो। ठीक है, तो जैसे देखते हैं इसमें आपका, जैसे मान लो ये ट्री हमने यहाँ पे शो कर रखा है कि ये रूटेड है, जैसे आप देख सकते हो ये कॉमन एंसेस्टर है, फिर ए बना, यहाँ से बाइफरकेट होने के बाद बी और ई बने, फिर सी डी, फिर एफ जी। अनरूटेड ट्री के अंदर देर इज नो कंसेप्ट ऑफ पीस क्लियर, इसके अंदर हम किसकी बात नहीं करते, आपकी कॉमन एंसेस्टर की, इसके अंदर हम किसकी नहीं बात करते, आपके कॉमन एंसेस्टर की। ठीक है, तो अभी कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि वो आपको बेसिकली कहता है कि इतने टैक्स हैं, तो बताओ कितने रूटेड और अनरूटेड ट्रीज बनेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें चलो एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास सीक्वेंसेस हैं, तो बेसिकली हम रूट ऑफ ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो देर आर टू वेज, टू वेज टू डिफाइन द, two ways to define the root of a tree, two ways to define the root of tree। ठीक है, फर्स्ट वे क्या है यहाँ पर,
that is outgroup. Outgroup is a sequence. Outgroup is a sequence that is homologous. Outgroup is a sequence that is homologous to a sequence under consideration. That is homologous to a sequence under consideration. Under consideration, but separated from those sequences, but separated from those sequences sequences at an early evolutionary time. At an early evolutionary time. Evolutionary time. और सेकंड यहां पर अगर मान लो आउट ग्रुप नहीं पता है, इन द एब्सेंस ऑफ ए आउट ग्रुप। देखो अलग अलग ना, देखो मेथड्स होते हैं जिससे हम ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें तो चलो अभी हम नहीं जाएंगे, बट जस्ट हम बेसिकली उन मेथड्स के नाम देखेंगे कि क्या होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए आउट ग्रुप, comma, a tree can be rooted. A tree can be rooted using the midpoint rooting approach. Midpoint rooting approach comma, in which the midpoint of the midpoint of the two most divergent groups, midpoint of the two most divergent groups judged by overall branch lengths is assigned as the root. Is assigned as the root. Is assigned as the root. ठीक है। तो बेसिकली जैसे दो जो सबसे डाइवर्जेंट है उनका जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या मान के चलते हैं, बेसिकली इन विच द मिड पॉइंट ऑफ द टू मोस्ट डाइवर्जेंट ग्रुप जज बाय ओवरऑल ब्रांच लेंथ इज असाइंड एज द रूट। ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ रूटिंग assumes that divergence from root to tips for both branches is equal and follows the molecular clock hypothesis.
and follows the molecular clock hypothesis. Molecular clock hypothesis, ठीक है। ये क्या बताता है कि जो मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस आपको क्या बताता है कि जो अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी म्यूटेशंस हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोल्यूशनरी टाइम, और अमाउंट ऑफ accumulated mutations is directly proportional to evolutionary time. Evolutionary time, कि जितना इवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा होगा उतनी म्यूटेशन क्या होंगी आपकी ज्यादा। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी, जिस केस में ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड म्यूटेशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या आता है, जैसे फॉर्मूला आते हैं, नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज एंड नंबर ऑफ अनरूटेड ट्रीज। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज इज इक्वल टू 2n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-2 इन ब्रैकेट n-2 फैक्टोरियल। और जो अनरूटेड का फॉर्मूला है दैट इज 2n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-3 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टैक्सा। जैसे मान लो ने आपको क्वेश्चन दिया कि यू हैव 5 टैक्सा, तो बताओ कितने टाइप के रूटेड ट्रीज और कितने टाइप के आपके अनरूटेड ट्रीज बनेंगे। ठीक है, एंड यहां पर कितना दिया हुआ आपको 5। ठीक है, तो बेसिकली आपको n5 है तो 2n-5, तो 2 × 5 कितना हो गया आपका 10-3, 2 × 5-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 5-2 मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये रह जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल बाय 8 × 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल बाय, अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 2 = 8। ठीक है, और 2 यहाँ पे आपका 6 हो गया, तो 7 × 3 कितना हो गया 21 × 5, मतलब 105 आपके रूटेड ट्रीज बनेंगे। अनरूटेड के लिए 2n-5 है, तो ये ऊपर 5 फैक्टोरियल रह जाएगा, यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या होगा 2 का फैक्टोरियल। सो 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल × 4 × 2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पर कितने आ गए आपके 15। तो आप देख सकते हो कि जो रूटेड ट्रीज हैं वो आपके ज्यादा बन रहे हैं, अनरूटेड क्या बन रहे हैं आपके कम बन रहे हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो आपको रूटेड और अनरूटेड ट्रीज का बेसिकली नंबर निकालने को बोल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-2 इंटू n-2 फैक्टोरियल। अनरूटेड के लिए 2n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-3 इंटू n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला जिससे आप रूटेड और अनरूटेड ट्रीज को कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? क्लैडोग्राम एंड फाइलोग्राम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइलोग्राम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोग्राम? फाइलोग्राम। सो बेसिकली जो फाइलोग्राम है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ब्रांच लेंथ्स रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस, अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस, इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? स्केल ट्रीज। इनको हम क्या बोलते हैं? आपके स्केल्ड ट्रीज। सो they have the advantage of showing both the evolutionary relationship, both the evolutionary relationship and information about relative divergence time of branches, and information about relative divergence time of branches, divergence time of branches, divergence time of branches। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका फाइलोग्राम। ऐसे दूसरी डेफिनेशन किसकी होती है? आपकी क्लैडोग्राम। ठीक है, तो मतलब जो फाइलोग्राम होता है ना, उसमें आपको फाइलोजेनेटिक्स मतलब इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का पता लगता है। लेकिन जो क्लैडोग्राम होता है, इसमें क्या होता है? जो एक्सटर्नल टैक्सा लाइन अप नियरली लाइन अप नियरली इन ए रो और कॉलम, इन ए रो और कॉलम, their branch lengths are their branch lengths are not proportional, their branch lengths are not proportional to the number of evolutionary changes, number of evolutionary changes, and thus have no phylogenetic meaning, and thus have no phylogenetic meaning। ठीक है, सो इन सच ए अनस्केल्ड ट्री, in such a unscaled tree, comma, only the topology of tree matters. Only the topology of tree matters.
और ट्री मैटर्स comma comma which showing the relative ordering of taxa, which showing the relative ordering of taxa, रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ टैक्सा। ठीक है, तो एक होता है आपके पास फाइलोग्राम, जो मतलब आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है, बट जो क्लैडोग्राम है वो आपको इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता। ठीक है, जैसे आप ये ट्री देख सकते हो, जैसे देखो ना यहाँ पे फाइलोग्राम दिखा रखा है कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है मिलियन ईयर्स एगो। जैसे अब बेसिकली अब यहाँ पे 4 मिलियन ईयर्स एगो, तो उस टाइम पे 4 और 3 के बीच में एक डाइवर्जेंस हुई। ठीक है, फिर आपने क्या दिखा रखा है, ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्लैडोग्राम है, बट यहाँ पे इवोल्यूशनरी टाइम स्केल नहीं है। इसमें बस ये पता लग रहा है कि A और B जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, C और D आपस में है, वो तो यहाँ पे भी पता लग रहा है। बट कितना टाइम A और B को बनने में लगा है, या अब जैसे होता है ना, देखो A और B जो है इस स्पेसिफिक टाइम पे वो बाइफरकेट हो गए। ठीक है, और C और D जो है वो बाद में हुए हैं। तो क्लैडोग्राम आपको इवोल्यूशनरी टाइम स्केल के बारे में नहीं बताता। फाइलोग्राम जो होता है वो आपको, इसलिए इसे बोलते हैं हम स्केल ट्री। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा जैसे ब्रांच लेंथ होगी, तो उतना ही टाइम उसको इवोल्यूशन में ज्यादा लगा है। ठीक है, लेकिन क्लैडोग्राम सिर्फ आपको बता रहा है जैसे अब A और B हैं, ऑब्वियसली दे आर क्लोज रिलेटेड, C एंड D आर क्लोज रिलेटेड। ठीक है, बट ये नहीं बता रहा कि इवोल्यूशनरी वो कब हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइलोग्राम एंड क्लैडोग्राम। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है आपका, जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक होते हैं आपके, मतलब ये तो बस आपको मेथड्स के नाम ही याद रखने हैं। एक होता है डिस्टेंस बेस्ड, दूसरे होते हैं आपके करेक्टर बेस्ड। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि डिस्टेंस बेस्ड में क्या होता है और करेक्टर बेस्ड में क्या होता है। डिस्टेंस बेस्ड के अंदर हम क्या मान के चलते हैं, ठीक है, सो डिस्टेंस बेस्ड के अंदर भी आपको जैसे दो टाइप के बता रखे हैं। एक बता रखा है आपको क्लस्टरिंग टाइप, एक बता रखा है ऑप्टिमली बेस्ड। क्लस्टरिंग के अंदर एक यूपीजी में आता है, यूपीजीएम में अनवेड पेयर ग्रुप मेथड यूजिंग अर्थमेटिक एवरेज और एक नेबर ज्वाइनिंग। ठीक है, ऑप्टिमली में आता है फिच मार्गोलिश एंड मिनिमम इवोल्यूशन मेथड। ठीक है, तो डिस्टेंस बेस में लिखिए क्या डेफिनेशन होती है। इट एज्यूम्स दैट it assumes that all sequences all sequences involved are homologous. All sequences involved are homologous. Homologous, and their tree branches are additive. And their tree branches are additive, comma, meaning that meaning that distance between two taxa meaning that distance between two taxa equals the branch lengths connecting them. Branch lengths connecting them. ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि क्लस्टरिंग बेस्ड में आता है आपका यूपीजीएम में एंड नेबर ज्वाइनिंग। ठीक है, और उसमें आता है फिच मार्गुलोश एंड मिनिमम इवोल्यूशन। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है जो करेक्टर बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है कि इट यूजेस
probabilistic, it uses probabilistic model to choose a best tree, to choose a best tree that has the highest probability, that has the highest probability for likelihood of, for likelihood of reproducing the best data, for likelihood of reproducing the best data, reproducing the best data. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आपका मैक्सिमम पार्सिमनी एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड्स। ठीक है, कुछ मैं आपको यहाँ पे नेम लिख देता हूँ जो एक तरह से फाइलोजेनेटिक के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, जैसे मैक्सिमम पार्सिमनी है। ठीक है, जैसे इसके लिए एक होता है फाइलिप, मैक्सिमम पार्सिमनी के लिए क्या होता है आपका फाइलिप। फाइलिप में भी जैसे अलग अलग बता रखे हैं। अगर तो आपने प्रोटीन्स का करना है, फाइलिप में अगर आपने प्रोटीन्स का करना है तो उसके लिए होता है प्रोट प्रेस, PROTPRAS, पार्सिमनी, प्रोट पार्स, दैट इज फॉर प्रोटीन। एंड DNA पार्स एंड DNA पैनी फॉर DNA पार्स एंड DNA पैनी फॉर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक पॉप आता है, PAUP पॉप। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक मेथड होता है आपका फाइलिप, तो चलो हमने बता ही दिया। ट्री पजल, ट्री पजल, फाइनल, PHYNL। तो ये अलग अलग टाइप के क्या आपके फाइलोजेनेटिक के प्रोग्राम है। ठीक है, ये तो फिर क्या होता है ना, पूरे मेथड्स को पढ़ना पड़ता है कि वो कैसे वर्क करते हैं। बट मेन चलो आप ये याद रखना, अगर जैसे गेट में कोई MSQ भी आया तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बेस्ड कौन से हैं और करेक्टर बेस्ड कौन से हैं। डिस्टेंस में भी क्लस्टरिंग वाले कौन से हैं और ऑप्टिमली वाले कौन से हैं, और करेक्टर में आपके कौन से हैं, एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड और एक मैक्सिमम पार्सिमनी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फाइलोजेनेटिक ट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली यही बताना था मैंने आपको कुछ डाटाबेस के बारे में और फाइलोजेनेटिक्स के बारे में। सो विद दिस वी कंप्लीट योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स।